हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अभी ये अभी मैंने जो टारगेट करा है कि मैं फिलहाल आज डिस्कस करने वाला हूँ आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट की क्या मतलब होता है। और जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह, बेसल नॉर्म बेसिकली दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज कि उन्होंने क्यों सर्टेन मेजर्स रखे हैं, ताकि कम लिक्विडिटी मेजर्स रखे हैं जो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके पीछे का बेसिस क्या है और कौन से थोड़ा बेसिक अबाउट लिक्विडिटी फ्रेमवर्क क्या क्या होता है, तो वो आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ इसके थोड़े 3-4 पार्ट में पूरा बेसिक टू मास्टर क्लास तक पूरा सारा कवर कर दूंगा मैं, जितना भी लिक्विडिटी है। तो बेसिक टू एडवांस सब कवर हो जाएगा उसमें, बट आज थोड़ा बेसिक्स कवर करेंगे कि एक्चुअली लिक्विडिटी होता क्या है। वाई। ओके। सो बेसिकली जो मैंने आज टॉपिक सोचे हैं उसमें आपके एड हो जाते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या क्या है, ठीक है ना, और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या क्या है, इनके बीच में आपका टाइम होराइजन क्या होता है, कैश फ्लो मिसमैचेस क्या होते हैं, तो ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पता कर लेते हैं कि भाई लिक्विडिटी होता ही क्या है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि लेट्स से आप किसी बिजनेस में हो या आपको घर पे कुछ सामान खरीदना है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपके पास कुछ लिक्विड में कुछ आपके पास नहीं पड़ा कि आप उसे बेचो या आप अभी एकदम से जाके कोई सामान खरीद सको। सपोज सिमिलरली ऐसा होता है जैसे आप बिजनेस रन कर रहे हो। अब बिजनेस रन करने में क्या होता है, आपको सामान उठाना है, ठीक है ना, कहीं से आप सप्लायर से सामान ले रहे हो, पर अभी आपका हर जगह पैसा अटका हुआ है, तो आप लोन लेते हो। ठीक है ना, लोन क्यों लेते हो? ताकि आपको लिक्विड पैसा है और आप सामान खरीद सको। सिमिलरली जब लोग हाउस लोन लेते हैं, क्यों लेते हैं या कब लेते हैं? जब उन पे उतना पैसा खुद उस समय लिक्विड में नहीं पड़ा होता, या उन उस समय उस पैसे की जरूरत है क्योंकि उन पे वो लिक्विड पैसा नहीं पड़ा। तो लिक्विडिटी बेसिकली यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ फ्लो ऑफ मनी। दिस इज द मोटा मोटा डेफिनेशन, बिल्कुल ही लेमन टर्म में। अब हम फाइनेंस में बात करें तो लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। तो आप जैसे शेयर प्राइस देखते हो ना, उसके अंदर लिखा होता है, एक साइड पे लिखा होता है कि बाय प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, जिसे हम कहते हैं बिड प्राइस भी, ठीक है ना, बिड प्राइस। और दूसरी साइड होता है हमारा सेल प्राइस, जिसे हम कहते हैं आस्क प्राइस। तो सपोज लेट्स एक्सेल में निकाल दूंगा, एक्सेल ये रही। और बिड आस्क स्प्रेड के थ्रू ना तुम्हें समझ आ जाएगा कि लिक्विडिटी होता क्या है। सपोज ऐसे लिखा होता है वहां पे बाय, जब भी आप कोई भी आप टर्मिनल खोल लेना शेयर्स का, जब भी आप फ्यूचर वगैरह नॉर्मल शेयर परचेज करो तो बाय सेल। बाय में प्राइस लिखा होता है लेट्स से 100, सेल में लिखा है 100.2, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम का लिखा होता है और टोटल नंबर ऑफ बायर लिखे होते हैं। तो यहाँ पे कई बार होता है टोटल नंबर 1 लाख बायर्स खड़े हैं, यहाँ पे 5 लाख सेलर्स खड़े हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो इतने लोग खरीद रहे हैं, इतने बेच रहे हैं, तो एक टाइप से लिक्विडिटी है। मतलब कि लोग खरीदने बेचने के लिए एक्साइटेड हैं इस शेयर को लेकर। प्राइस अगर जैसे लिखते हैं जब भी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, जैसे लिक्विडिटी तुम्हें समझ आएगी आप क्या होता है। जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी उस समय क्या होगा, जो डिफरेंस है ना दोनों में वो कम होगा। जैसे 100 100.2, अगर सपोज यहाँ खड़े खरीदने वाला एक ही है या 100 है, पर बेचने वाले तो 1 लाख है, बेचने वाले के हाथ में मोटी पावर है, तो ये अपना प्राइस जो 100 की जगह है यहाँ पे 105 भी डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि इन पे पावर ज्यादा है, दे कैन डोमिनेट, दे कैन चूज वेर एवर दे वांट टू सेल। अब खरीदने वाले कम हैं पर बेचने वाले यहाँ पे ज्यादा खड़े हैं, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है, तो कई बार आपका ना गैप बढ़ता है, मतलब शेयर लिक्विड नहीं हो पाता कि बेचने वाले ज्यादा हाई पे बेचना चाहते हैं प्रॉफिट के चक्कर में, खरीदने वाले जितने सस्ते में मिलेगा उतने में। तो इस चक्कर में कई बार जो 100 लिखा लिखा था, जो पहले बिटा मतलब बाय और सेल प्राइस था, सॉरी सेल, तो अब बाय एंड सेल प्राइस का जो गैप होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब इसे कहते हैं बिड प्राइस, जो ये 100 है इसे कहेंगे आस्क प्राइस। बाय को बिड कहते हैं, सेल को आस्क प्राइस कहेंगे, ठीक है। अबे यार ये कीबोर्ड मारा क्यों है अपनी, हाँ अब सही है। पहले जब लिक्विड था तब डिफरेंस हम पे सिर्फ 0.2 का था, बट अब 100 और सेल प्राइस 105 और 100 है, तो मतलब क्या है, डिफरेंस बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि लिक्विडिटी कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये अभी काम आएगा इसमें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी मैनेजमेंट में। तो जब भी आपका बिड और आस्क स्प्रेड बढ़ जाएगा, बिड आस्क स्प्रेड मतलब डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क आपका बढ़ जाएगा, उसका मतलब ये भी होता है कि आप उस समय उस पर्टिकुलर शेयर में या उस समय आपके पास लिक्विडिटी नहीं है वहां पे। और जितना छोटा स्प्रेड होगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ठीक है ना। सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, जब ज्यादा लोग खरीदने और बेचने वाले हैं तो भाई प्राइस का बीच का जो वेरिएशन है वो कम होता जाएगा ना।
ये थोड़ा बिड आस्क स्प्रेड भी है, इट्स वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी। तो अभी मेरे दिमाग में चढ़ा था लिक्विडिटी समझाना, तो साथ साथ में मैंने ये भी समझा दिया, तो तुम्हारा एक टाइप से कवर हो गया। अब कुछ मेन कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई कि लिक्विडिटी में मतलब जो मेन टॉपिक्स है क्या क्या होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ठीक है ना। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये एक बेसल थ्री नॉर्म्स है, बेसल थ्री है रेगुलेटरी बॉडी, जिसने स्पेसिफिकली जो 2008 में जो पंगा नहीं हुआ था कि पूरा भाई बबल वो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जब लेमन ब्रदर्स वो खत्म हो गया था, तो उस वो भी समझाऊंगा मैं, मे बी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट इस वीडियो में उस उन कोलैप्स की वजह से ही ये न्यू इनिशिएटिव और रेगुलेटरी आपके पास फ्रेमवर्क्स आए हैं जिन्हें कंपनीज को ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो उनमें से पहला है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। It basically ensures कि that the bank holds enough high quality liquid assets to survive a 30-day stress period of cash outflow। 30 डे मतलब ये उन्होंने खुद चूज करा है, ये उनका फ्रेमवर्क है। तो बेसिकली ये कहता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये चेक करते हैं इनसे कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव इनफ गुड क्वालिटी ऑफ एसेट टू लिक्विडेट व्हेन देयर इज अ क्राइसिस। मतलब कल को अगर कुछ कंपनी में स्यापा पड़े तो क्या हम पे इतने एसेट पड़े हैं कि उसे जल्दी से लिक्विड कर सके। ऐसा तो नहीं कि सभी लिक्विड में पड़ा है और पैसा ब्लॉक ही रहेगा, क्योंकि पैसा ब्लॉक है तो भाई लिक्विड करके कैसे कंपनी को बचाओगे। या कल को जब तुम्हें इन्वेस्टर या बैंक को लोन चुकाना है और तुम्हारी जो प्रॉपर्टी या एसेट इलिक्विड है, तो भाई वो बिकेगी नहीं जल्दी, और वहां तो जल्दी निकलना पड़ता है, ठीक है ना। जल्दी आप जितना जल्दी लिक्विड करके पैसा दोगे उतना यू विल बी आउट ऑफ योर मिजरी। तो वो चीज हम यहाँ से चेक करते हैं कि भाई क्या कंपनी ने इनफ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लिक्विड एसेट, या इतना इनफ कैश या इतना हाई क्वालिटी एसेट्स में है कि कल को अगर कुछ पंगा भी होता है, ठीक है ना, वर्स्ट टू वर्स्ट के चल कोई इलिक्विड भी एसेट है आपके पास, बट अगर वो इज ऑफ हाई क्वालिटी एसेट, विच मीन्स कल को उसे बेचे तो कुछ ज्यादा प्रॉपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा कि वो एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी, दैट टू कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। ओके, कई केसेस में कंपेयर कर लेते हैं, जैसे जो सहारा वाला पंगा हुआ था, ठीक है ना, सहारा वाले पंगे में भी कई सारी ऐसी एसेट्स थी उस टाइम पे जो बेशक इलिक्विड थी बट उनको हाई क्वालिटी थी, बेसिकली मतलब कि उनका वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं अप्रिशिएट ही हो रहा था। तो दैट वाज दोज वर आल्सो कंसिडर्ड, बट हाँ उन पे कैप होता है, जिसे हम कहते हैं ना हेयर कट लगा रहे थे कि उसका सिर्फ उसे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाई क्वालिटी में तो उसका सिर्फ 35% नहीं करेंगे। मतलब लेट से 1 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है ना, 1 करोड़ का 35 35 लाख हो गया, तो मतलब हम कंसिडर करेंगे कि उस प्रॉपर्टी से 35 लाख की आएगा। ये बस एक सेफ्टी मेजर होगा, बस इसलिए हम करते हैं सब। ये अभी पढ़ाऊंगा मैं कैप वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब हाई क्वालिटी एसेट क्लास हम कैसे पता चलेगा कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या है। भाई वो तो लोग अपने अपने हिसाब से लगा लेंगे, भाई निकलना है अगर फंसे हुए हो कहीं पे तो ये भी हाई क्वालिटी, ऐसा नहीं होता। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर प्रोसीजर सेट करे गए हैं हाई क्वालिटी एसेट्स के अंदर, अलग अलग लेवल्स बने, जैसे लेवल A1 है, लेवल 2A है, लेवल 2B है। ये मेजर 3 लेवल है इसके अंदर, ठीक है। तब जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा कि लेवल ए तो HQL है, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट। इसमें क्या है, आपके 3 टाइप्स के लेवल आ जाते हैं एसेट के, एसेट क्वालिटी के हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। पहला है लेवल 1, ठीक है, दूसरा है लेवल 2A, तीसरा है लेवल 2B। सो दीज आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ HQLA जिसके अंदर हमने मल्टीपल एसेट्स को सेग्रीगेट करा है। तो अगर हम लेवल 1 में बात करेंगे, L1 ही लिख देता हूँ जब लिखी ना, L1 में आपके क्या आ जाएंगे, कैश आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, और तुम्हारा सेंट्रल सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स आ जाएंगे, सीवी रिजर्व लिख रहा हूँ, और क्या आ जाएगा, सोवरेन बॉन्ड्स आ जाएगा। सोवरेन बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं, जो आपके G-सेक्स वगैरह होते हैं, बिकॉज दे आर हाईली सेफ, ठीक है ना, कोई रिस्क नहीं होता। तो ये मेजर मेजर इसके अंदर आते ही आते, इसमें आता है आपका क्या कहते हैं लेवल 1 में। अब मैंने कहा था ना तुम्हें हेयर कट बताऊंगा, हेयर कट क्या, इसके अंदर ना कोई हेयर कट नहीं लगता, मतलब कि अगर इनका टोटल वैल्यू 10 लाख है तो HQL, हाँ 10 लाख है, तो जो HQLA में हम कंसिडर करेंगे ना वो इस पूरे 10 लाख को करेंगे, मतलब कोई काट कूट के हम वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे HQLA। रीजन बीइंग हम इसे क्यों करेंगे पूरा कंसिडर, क्योंकि पहली बात तो रिस्क फ्री होती है, कैश आपका रिस्क फ्री है, सेंट्रल बैंक के रिजर्व रिस्क फ्री है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंट्रल बैंक पे सेफ पड़े हैं, और किसी भाई कंपनी किसी भी बड़ी कंट्री का ना सेंट्रल बैंक कोलैप्स नहीं होगा। सोवरेन बॉन्ड, भाई कोई कंट्री कोलैप्स नहीं होने वाली बड़ी कंपनी, ठीक है ना, तो सोवरेन बॉन्ड इसलिए आपके रिस्क फ्री रखे जाते हैं, रिस्क फ्री माने जाते हैं, रखे नहीं माने जाते, सॉरी। तो जब आप सुनते हो ना कि यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी जी सेक्स, यूएस का 2 ईयर ट्रेजरी जी सेक्स, इंडिया का जी सेक्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब सेफ एसेट्स होते हैं और रिस्क फ्री एसेट माना जाता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल
निल रिस्क होता है। इसी रीजन से इनका जो रिटर्न्स भी होता है दे आर प्रेटी लो इन कंपैरिजन टू इक्विटी मार्केट। रीजन बीइंग जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न। सो द लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। बेसिक फाइनेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम L2 पे, L2A पे। L2A, L2A में क्या होता है, इसके अंदर जो आते हैं, अरे रुक जा चाचा, L2A के अंदर आ जाएगा पहली बात तो आपको कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे, जैसे जो आपके ये करते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह करते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह, वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो जैसे सम बॉन्ड्स लाइक यूटिलिटी, पहले इग्नोर करना, ठीक है ना, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, इंग्लिश नहीं फाइनेंस, जस्ट इग्नोर करना, हंस लेना, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया। और क्या होगा, आपके कवर्ड बॉन्ड्स होते हैं, या आपके जो नहीं होते अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी कुछ होते हैं लिस्टेड इसमें। अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होंगे उसे भी लेवल 2 में डाल देते हैं, कई बार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी इसमें कंसिडर कर लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में फ्लक्चुएट करता रहता है भाई, लेवल 2 भी में, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, 15% हेयर कट। 15% हेयर कट बोले तो लेट्स से ये तुम्हारे पास L2A की टोटल वैल्यू आ रही है हमारे पास, अच्छा, कितनी आ गई, 10 लाख, ठीक है। 15% हेयर कट बोले तो कि जब हम इस वैल्यू को, हम कितनी वैल्यू लेंगे, मतलब तो जो हम कंसीडर करेंगे ना हाई क्वालिटी एसेट के अंदर, हम ये 10 लाख नहीं, हम सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे, विच इज अराउंड 1.5 लाख ही है ना, हाँ सही लगाया मैंने भाई, हाँ 1.5 लाख ही दिख रहा है। तो हम सिर्फ इतनी वैल्यू कंसिडर करेंगे एसेट की, जो लेवल 2 के अंडर होगी। ओनली दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज HQLA, अंडर HQLA। तो लेट्स से उसका लेवल लेवल 1 में तेरा 10 लाख रुपए पड़ा है, ठीक है, और लेवल 2 में हेयर कट के बाद हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख पड़ा है। नहीं, जैसे हमने पहले लेवल 2A का टोटल वैल्यू थी इतनी, ठीक है, हमने यहाँ पे इस पे हेयर कट लगा के, 15% का हेयर कट लगा के हमारी वैल्यू आती 1.5 लाख। सो टोटल HQLA की वैल्यू पता क्या होगी, वो होगी ये 10 लाख, ठीक है ना, प्लस ये जो 1.5 लाख पोस्ट हेयर कट वैल्यू। सो दिस टोटल अमाउंट विल बी कंसिडर्ड अंडर HQLA। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा। अब आते हैं हम दूसरे पे, विच इज लेवल 2B, L2B, यस। L2B में क्या क्या होता है, अगर तुम देखोगे इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया था ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहते हैं, बॉन्ड्स, इक्विटीज आ जाती हैं, और थोड़ी हाई रिस्कियर एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। हाई रिस्कियर में तुमको ये वो भी दे सकता है, आई थिंक मैंने देखा है कुछ केसेस में, कुछ जब पंगे हुए थे, जैसे कई कंपनियां बैंकरप्ट गई थी, तो उनकी कई सारी, जैसे जो होता है ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो रेटिंग होती है उससे लोअर रेटिंग, आई थिंक डबल ट्रिपल बी, और आई थिंक डबल ए के नीचे, डबल ए नहीं ट्रिपल बी से नीचे जो होती हैं, जैसे सुबॉर्डिनेटेड डेट जितनी होती है, तो उनका क्या, उनकी रेटिंग कम होती है। देज आर बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्या होती है, जिसपे यूजुअली इंस्टीट्यूशन वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, तुम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड्स के नीचे जो होते हैं ना, तो उनकी एक तो रेटिंग कम होती है, और उन्हें कई बार इन कई केसेस अगर कम, जिनमें लेट्स से वो बॉन्ड इशू कर रखे हैं कंपनी में, ठीक है ना, बट उन बॉन्ड का रिपेमेंट हिस्ट्री सही रहा है, बट अभी सडनली ड्यू टू वो पंगा हुआ है, क्राइसिस की वजह से पंगा हुआ है, या फिर लेट्स से उन बॉन्ड्स के पीछे जो एसेट्स हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू दे कैन बेसिकली दे कैन बी सोल्ड टू रिकवर द अमाउंट, सो उन केसेस में इन बॉन्ड्स को ले लेते हैं। क्योंकि कई बार कंपनी क्या करती है भाई, बॉन्ड रेस करा है, पैसा लेके बाद में इसे SPV को बेच के कोलेटरलाइज करा लेती है, ठीक है ना। तो ये एज अ बैकग्राउंड, एज अ तेरा कोलेटरल काम करेंगे, तो कई बार होता है कि ये कोलेटरल इजीली लिक्विडेट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि तुम एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी होती है ना, आर्क जिसे कहते हैं, उसे सस्ते में बेच सकते हो,
तो दैट इज अनदर वर्स्ट केस सिनेरियो दैट अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड ऑल दे कंसिडर जब आपका कोई भी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है और उसे लिक्विडेट करके पैसा निकालना होता है, ठीक है ना। तो लेवल 2 बी में ये सब आता है। लेवल 2 बी में आपका बेसिकली क्या करते हैं, 25 से 50% तक का हेयर कट रहता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम ये 15% ऑफ एचक्यूएल होना चाहिए, ये याद रखना। हाँ, एक चीज में L2 में बताने लग गया, हेयर कट इतना होता है, ठीक है ना। बट जो मैक्सिमम कैपिंग है ना, मतलब हम टोटल कितना ले सकते हैं L2A में से, लेट से कैपिंग के बाद आता है 1.5 लाख रुपए हमारे पास L2A में, बट दैट 1.5 लाख शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू ओनली 40% ऑफ द HQLA। 40% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। मतलब लेट से जैसे मैंने अभी बताया ना, 10 लाख प्राइस है, हमने कैपिंग लगाते हमारा 1.5 लाख बचा। अब 1.5 लाख जो टोटल एचक्यूए में है उसमें से वो 1.5 लाख कितना कंट्रीब्यूट करता है, विच मीन 1.5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ एचक्यूएल, इट शुड बी लेस देन 40%। तो मतलब हमारे पास लेवल 2A की कैपिंग होती है 40% पे। समझाता हूं। जैसे ये है ना 1.5 लाख, यहाँ पे ये 1.5 लाख इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एचक्यूएल, 13% ना, मतलब 40% से नीचे है, तो हाँ एक्सेप्टेबल है। ये मैक्स हम ये वैल्यू मैक्स हम 40% हो सकती है, मतलब लेवल 2A शुड कॉन्ट्रीब्यूट मैक्स टू मैक्स अप टू 40% टू द टोटल एचक्यूएल। अब तुम्हें समझ आ गया होगा ये, ठीक है ना। बहुत ही तहजीब से समझाया मैंने, अच्छे तरीके से, मना मत करना, दिल टूट जाएगा मेरा, ठीक है ना। और दूसरा एक, कई बार ना इनमें मैंने देखा है जो L2B की एसेट्स होती है ना, इसके अंदर वो भी ले लेते हैं रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, जो अपने लोन्स वगैरह होते हैं ना। बट मॉर्टगेज सिक्योरिटी, और RMBS लिख रहा हूँ, ठीक है, RMBS। बट इसका गेम है, गेम ये है कि ये वही हम कर सकते हैं जिनकी रेटिंग इज AA और हायर, ये तभी कंसिडर होगा। ये हार्ड एंड फिक्स्ड रूल है बाय आर डियर बेसल, ठीक है ना। इसमें हमने, इसमें क्या होता है, हेयर कट तेरा वही होता है, हेयर कट भी इसमें डिवाइडेड है कि 25% हेयर कट लगेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, बाइंड हो गया भाई, 50% हो जाता है हेयर कट ऑन इक्विटीज एंड आपका RMBS, जो अभी बताया ना, मॉर्टगेज, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज, ब्ला ब्ला ब्ला, उस पे। दूसरा कैपिंग, कैपिंग ओनली 15% ऑफ HQLA, मतलब ये 15% ऑफ HQLA से, यार ये थोड़ा तमीज से लिखना पड़ेगा, हंसना मत यार प्लीज, सॉरी सॉरी। कैपिंग इसकी क्या होती है, ओनली 15% तक, मतलब कि जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सिर्फ टोटल HQLA में 15% तक कंट्रीब्यूट कर सकती है, उससे ज्यादा बेशक वैल्यू को हम नहीं कंसिडर करेंगे। वी विल ओनली टेक 15% ऑफ द टोटल वैल्यू अंडर HQLA। तो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको। अब ना एक चीज होती है नेट कैश आउटफ्लो, NSFR से पहले हम समझ लेते हैं नेट नेट कैश आउटफ्लो क्या होता है। तो होप तुम्हें ये बेसिक समझ आ गया। NSFR का एक बार मैं फॉर्मूला भी तुम्हें लिख के बता देता हूँ ताकि आसानी रहेगी, ठीक है ना। सॉरी, NSFR का नहीं यार, इसका, अरे लाला कहाँ गए। ये होता है बेसिकली आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला, रुको यार मैं एक बार ना इस फॉर्मूले को ना ChatGPT करके ना वहां से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तुम्हारे लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। मुझे क्योंकि वो पूरा लिखना नहीं है, फॉर्मूला भी तुम्हें एक बार समझा दूंगा तो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। ये फॉर्मूला है,
सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, टाइप करके पूरा लिखना पड़ता है चैट जीपीटी पे कहानी। तो एलसीआर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक्स ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एचक्यूएलए, जो अभी हमने डिस्कस करा ना ऊपर, लेवल 1 लेवल 2 ए 2 बी, अपॉन टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 days। 30 days इज अ फिक्स टर्म फॉर एज पर बेसिल हैव डिसाइडेड। तो लेट्स सपोज अगर बैंक पे 100 रुपीज ऑफ स्ट्रेस्ड आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 30 days में, सो बैंक के पास एटलीस्ट $100 ऑफ लिक्विडिटी एसेट, लिक्विड एसेट होना चाहिए। ये फॉर्मूला बेसिक ये बताता है। तो लेट्स से वैल्यू 100 आती है, तो उसका मतलब वही है कि भाई अगर 100 का स्ट्रेस्ड आउटफ्लो दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 30 days में, तो मेरे पे 100 का मिनिमम लिक्विड होना चाहिए। ठीक है ना, बढ़िया चीज नहीं है इसका ही। अब हम पढ़े, तुम पूछोगे अब भाई ये क्या है नीचे, नेट टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 days क्या है। तो अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ये क्या पंगा है। हम यहाँ पे लिखते हैं नेट कैश आउटफ्लो। यार मैं थोड़ा नया नया खिलाड़ी आया हूँ, तो इसलिए मैं बोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, बाद में वो मार्कर वार्कर लेके ना अच्छे से पेन वैन में दिखा दूंगा। और इसका मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, सेम वाई नॉट फाइनेंस के नाम से, लिंक डाल दूंगा बायो में, गो सब्सक्राइब इट, क्योंकि उस पर मैं रोज भर भर के मटेरियल डालने वाला हूँ। लेटेस्ट क्या क्या न्यूज चल रही है थ्रू आउट तुम्हारा मार्केट में फाइनेंस, और मैं वो रिलेटेड डालूंगा जो तुम्हारे कल को काम आएगा वाइल क्रैकिंग द इंटरव्यू एंड ऑल। ठीक है ना, तो जस्ट फोकस ऑन इट, बी अलर्ट, उसे सब्सक्राइब कर लेना। नेट कैश आउटफ्लो क्या है, चलो ये बेसिकली से हम कह सकते हैं, दिस इज अ नेट लिक्विडिटी प्रेशर दैट अ बैंक फेस जब अंडर द 30 days ऑफ स्ट्रेस सिनेरियो। मतलब कितना प्रेशर, नेट लिक्विडिटी मतलब कितना आउटफ्लो होने वाला है, टोटल नेट आउटफ्लो इन नेक्स्ट 30 days, वो इससे हमें पता चलता है। तो ये बेसिकली इसे बोल, नेट कैश आउटफ्लो होता क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कैश, थोड़ा सा टूट गया, आउटफ्लो माइनस मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो कॉमा 75%। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ना ध्यान से देख लो, अभी 2 मिनट देखो, पढ़ लो, समझ लो, फिर इस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, अब क्या मतलब है इसका, ये कहना चाह रहा है कि फॉर्मूले का मतलब ये कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो मतलब हम कितना आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जाएगा, माइनस मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लो कॉमा या 75% ऑफ आउटफ्लो। तो ये एक टाइप से हमारा बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब मिनिमम मतलब कौन सी छोटी वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड इनफ्लो मतलब इफ योर इनफ्लो लेट्स से 100 रुपए का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है ना, बट जो हमारा आउटफ्लो हुआ है 75% आउटफ्लो इज अराउंड 75, विच एवर इज मिनिमम वैल्यू हम वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली हम ये कर रहे हैं ना कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो तो पता ही है, बाकी एक्चुअल आउटफ्लो को 75% या एक्सपेक्टेड इनफ्लो जितना हम कर रहे हैं उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है हम वो हटा देंगे। तो एक टाइप से जो सेफ सिनेरियो, मतलब कि आप या फिर जो पैसा आएगा वो बता रहे हो कि मिनिमम कितना आएगा, या फिर आपका जितना आउटफ्लो होगा, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आउटफ्लो इतना होगा, तो 75% हम माइनस कर देंगे एक्सपेक्टेड आउटफ्लो में से, क्योंकि कई बार जरूरी थोड़ा नहीं जितना एक्सपेक्ट करा उतना हो। तो जस्ट बेसिक फॉर्मूला, कुछ इतना मोटा है नहीं इसमें पंगा, ठीक है। तब भी अगर ना समझ आए कमेंट कर देना, विद एग्जांपल समझा दूंगा, ठीक है। वैसे अभी पूरा इनका न्यूमेरिकल करूंगा, मैं बना रहा हूँ पूरी एक्सेल शीट है कि जिसके अंदर ये आ जाएगा लिक्विडिटी, एल सी आर, एन सी एफ आर, ये सब उसके अंदर क्लियरली विद एग्जाम्पल तुम्हें दिखेंगे। तो मैं बैंक का डेटा वेटा निकाला, थोड़ा टाइम लगता है यार उसमें, पूरी फाइनेंशियल छांटो, डेटा निकालो, एजम्पशंस लेने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि सारा डेटा है नहीं अवेलेबल, ओपन सोर्स नहीं अवेलेबल होता, तो थोड़ा लगाना पड़ता है इधर उधर से जुगाड़। बताऊंगा वो करके, जब एक्सेल शीट रेडी हो जाएगी उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। अब एक्सपेक्टेड आउटफ्लो में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तुम इमेजिन करो कि जब बैंक में स्ट्रेस आएगा तो कौन कौन लोग जल्दी पैसा निकालेंगे, क्या कौन कौन सा पैसा निकल सकता है। एक तो हो जाएगा रिटेल, रिटेल डिपॉजिट। अब इसके अंदर एक रन ऑफ पीरियड होता है, पहले वो समझ लो फिर मैं सब बात कर। रन ऑफ पीरियड इज बेसिकली, नहीं सॉरी, रन ऑफ परसेंटेज। रन ऑफ परसेंटेज क्या होता है कि लेट्स से 100 लोग हैं, उसमें से कितने लोग
एकदम से अपना पैसा निकाल के भाग जाएंगे जैसे ही स्ट्रेस आएगा. दैट इज द रन ऑफ परसेंटेज, कि हाउ मेनी पीपल विल रन ऑफ, how many of clients or the money will get out of the bank when there is a when there is some kind of a fiasco or a scenario or a stress period. ठीक है. तो जो रिटेल डिपॉजिट होता है ना, इसके अंदर दो टाइप के लोग होते हैं. एक तो जो होते हैं जिनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये यूजुअली थ्री इनका यूजुअली 3 to 5% ऑफ रन ऑफ रेट होता है. मतलब आउट ऑफ टोटल ये इतने थोड़े 3 से 5% ही लोग हैं जो छोड़ के भागते हैं. अब इसके अंदर दूसरा आ जाता है लेस स्टेबल डिपॉजिट वाले. लेस स्टेबल कौन से होंगे? जितना तेरा एच एन आई होते हैं ना, एच एन आई का मतलब है ना पैसे से थोड़ा सा भी कलेश होगा पैसा निकाल के भाग जाएंगे. इनका रन ऑफ रेट अप टू 10% रहता है. ठीक है. फिर आ जाते हैं, यही कॉमा है, ठीक है कॉमा ही समझ लो यहाँ पे. रुको इसे थोड़ा सजा देता हूँ ना, आसानी हो जाएगी. सजाना जरूरी है. अब आ जाएगा होलसेल फंडिंग. होलसेल फंडिंग के अंदर जो आपके नॉन, जैसे कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. इसमें भी आपके दो टाइप के लोग होते हैं. नॉन ऑपरेशनल डिपॉजिट, जैसे जो शॉर्ट टर्म मनी पार्क नहीं करते, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के कुछ पंगा हो जाए तो रख के निकाल लो. ठीक है ना. शॉर्ट टर्म मनी वाले, इनका रन ऑफ होता है 20 to 40%. सबसे पहले भागते हैं. कॉर्पोरेट है भाई, कांड होने से पहले पता चल जाता है. और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे जो ओवरनाइट लेंडिंग करने को देते हैं, सीसीआर रेशियो मेंटेन करने के लिए कई बार ओवरनाइट लेंडिंग होती है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले क्या होता है भाई, उनका 100% सबसे पहले यही भागते हैं. तो इंटर बैंक ट्रांसफर लेंडिंग का काम करते हैं ना, और शॉर्ट टर्म पीरियड, तो ये बड़ी चीजों को भागेंगे. तो इनका रन ऑफ रेट क्या होता है? 100%. अब ये वो हैं जो सिक्योर्ड हैं, होलसेल लैंडिंग के अंदर ये लोग हैं सिक्योर्ड. समझ रहे हो? अब आ जाएगा होलसेल लैंडिंग में ना, भाई पंगे तो बहुत है यार. ये बात तो है, पंगे गलत है. अब अनसिक्योर्ड वाले तो भाई तुम समझ लो, ये तो भाग ही गए, मतलब थोड़ा सी खबर भी आती है पैसा निकाल के भाग जाएंगे. इनका तो 100% है भाई रेट, ये पूरा इंटायरली गायब हो जाएंगे. फिर आउटफ्लोज हो सकते हैं भाई, डेरिवेटिव या मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं. उसी वजह से भी हो जाता है भाई, कई बार हो जाता है. ठीक है ना. और आपका जैसा हो गया कि आपने ऑलरेडी कोई बैंक, एक वो नहीं होता जो अनयूज क्रेडिट लिमिट्स वगैरह होती है, वो भी इसमें कंसीडर कर लो. एलसी बीजीज एंड ऑल, तो इनका भी रन ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक है ना, क्योंकि ये तो भाई एक गारंटी बैंक ने दी है, देखे नॉट, तो ये सबसे पहले यही भागते हैं तेरा अनसिक्योर्ड, एलसीबीजी वाले, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फंसते तो रिटेलर है ना, फंसेगा सिर्फ रिटेलर, और कोई नहीं फंसेगा भाई. इंडिया का उसूल है, फंसेगा तो सिर्फ रिटेलर. ठीक है. अब ये तो हमने देख लिया कि एक्सपेक्टेड ये सारे हैं आउटफ्लोस. ठीक है ना. अब इनफ्लो भी तो होगा ना भाई, ऐसा थोड़ा नहीं मतलब बैंक स्ट्रेस में चला गया तो बैंक इनफ्लो में पैसे तो निकालेगा ना जो लोन दिया है. तो इनफ्लो में क्या क्या हो गया? लोन रिपेमेंट, जो पैसा आया विद इंटरेस्ट. मैच्योरिंग सिक्योरिटीज, कहीं इन्वेस्ट कराओ मैच्योर होकर पैसा आ रहा हो.
या रिसीवेबल्स। लेट से कोई एलसीबीजी का बीच में, मतलब दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दूसरे बैंक ने गारंटी ली कि जैसे ही होगा तो पैसा भेजेगा, तो पैसा यहाँ आ गया। लेट से इनके पास कोई बैंक है जो अभी स्ट्रेस पीरियड में चल रहा है, कोई क्लाइंट आया कि भाई मुझे इंस्टेंट लोन चाहिए, मैं इतने परसेंट डिस्काउंट में, तो मुझे पैसा दे दो, और मतलब बाद में वो कर लो। नहीं, कई बार बैंक के पास होता है, लेट से बैंक ने डिस्काउंट में पैसा दे के उन्होंने बिल्स खरीद लिए किसी सप्लायर, किसी बिजनेस वाले के, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था इमीडिएटली। अब भाई बिल्स तो अटके हुए हैं, अब इन बिल्स के ऊपर भी तो जो पैसा उसे ना आना था वो बैंक को आएगा, तो एक टाइप से वो भी इनकम हो गई। कई बार होता है कि वहां पे भी पैसा अटक रहा है तो बैंक आगे इसे फिर बेच देता है और सस्ते में, तो एकदम से फंड लिक्विडेट हो जाता है। तो सब बेसिकली ये भाई, एक की झोली से उठा के दूसरी की झोली में फेंका, सिंपल, और कुछ नहीं। तो ये आपका थोड़ा मोटा मोटा है कि क्या होता है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, कितने टाइप्स होते हैं उसके अंदर, लेवल आपके सारे बता दिए ऑफ एचक्यूएल है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें जो मतलब एलसीआर के बारे में, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम बाद में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। देखो भाई रिकॉर्डिंग सही चल रही है। हाँ भाई बढ़िया चल रही है। अब आ जाते हैं भाई अगली चीज़ पे। NSFR विच इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, वाली था ना, हाँ। चलो भाई, अब होप तुम सबको समझ आ रहा हो, जो ना आए लिख देना, फिर से समझा दूंगा वीडियो बना के। समझ आना जरूरी है भाई। फंडिंग रेशियो, वैसे ये सब जो जैसे जो एफआरएम के लिए स्पेसिफिकली कर रहा है ना तैयारी, ये एफआरएम में अच्छा खासा पूछा जाता है, पढ़ लेना क्या है। जैसे हमारा वो था ना लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 30 डे के पीरियड के लिए था, ये एनएसएफआर है, ये बेसिकली ये रेशियो ये बताता है कि दैट बैंक्स मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग स्ट्रक्चर ओवर नेक्स्ट 1 ईयर। समझ रहे हो, वो 30 डेज का था, ये 1 ईयर का। पहले इसका फॉर्मूला, रुको यार इसका फॉर्मूला निकालता हूँ कहीं से। मैं टाइप नहीं करूंगा फॉर्मूला, वो बेटर है, स्लैश लूज मेरे से नहीं मारे जाएंगे भाई, बात इतनी है, अपन निकाल लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। So this is the basic formula for an SFR. So if you can see, the formula basically state it is the ratio between your available stable funding and what is the required stable funding, ठीक है ना। बेसिकली ये बता रहा है कि हमारे पास अभी कितना पैसा है और कितना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। आउट ऑफ जितना हमें रिक्वायर्ड है उसके मुकाबले हमारे पास कितना पैसा पड़ा है। जैसे कई बार होता है ना, बैंक हैज टू फंड देयर लॉन्ग एंड लिक्विड एसेट विद स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग, जैसे इक्विटी, रिटेल डिपॉजिट एंड ऑल। पहली बार आपको पता है ना कि बैंक के लिए एसेट और लायबिलिटी क्या है, नहीं पता है तो मैं फिर समझा देता हूँ। बैंक के लिए एसेट होगा कि जो उसने लोन दिया है, क्योंकि वो लोन का जब रिपेमेंट आएगा उसे इंटरेस्ट अर्निंग होगी। और उसके लिए लायबिलिटी क्या है, जो उसने डिपॉजिट दिया है, क्योंकि वो डिपॉजिट मतलब जो उसने लिया है, क्योंकि पहली बार तेरा इंटरेस्ट उस पर जाएगा, दूसरा पता नहीं कब कस्टमर आए और लेके चला जाए पैसा, तो उसका ना कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है। फिक्स पीरियड होता भी है तो वो एफडीज का होता है कि भाई इतने पे है, वो भी कई बार उसमें भी हम एक मार्जिन काट के ही चलते हैं कि कई कई लोग मेच्योरिटी से पहले तोड़वा लेते हैं, सो दैट इज अ थिंग। सही है ना भाई। चलो इसके बाद अपन करते हैं व्हाट इज या, अब अवेलेबल स्टेबल फंडिंग क्या होती है। स्टेबल स्टेबल, इस जो वर्ड है ना इसमें भी गेम है बाबा। पहले हम पढ़ते हैं अवेलेबल स्टेबल फंडिंग, एएसएफ। अब बैंक के पास तो बहुत सारे अवेलेबल फंडिंग रहती होंगी ना, अब उसमें से स्टेबल किसको कितना परसेंट स्टेबल मार रहा है वो भी देखना पड़ता है। अब बैंक के लिए 100% एएसएफ, मतलब अवेलेबल एएसएफ कौन सा रहेगा, ठीक है ना। पहला इसके अंदर हो जाएगा तेरा, तू लगा ले, वो नहीं था, इक्विटी होगा, लिक्विडेट कर पाएगा।
टायर वन, टायर टू, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटरी कैपिटल। तो ये सारा इज रिगार्डिंग रेगुलेटरी कैपिटल, ठीक है। फिर रिटेल डिपॉजिट्स रहेंगे जो स्टेबल वाले हैं। स्टेबल वाले, व्हाट्सएप इंग्लिश लिख दी, डोंट माइंड। नाउ इफ इट इज अबाउट 95% ऑफ एएसएफ, मतलब कि अगर जो भी टोटल वैल्यू होगा उसका 95% ही अपन कंसिडर करेंगे। ये वैसा ही यार जो हमने पढ़ा नहीं था उसमें हेयर कट और कैपिंग वाला, सेम थिंग है। एएसएफ में कितना लगेगा, ये वही आपके लिस्टेबल डिपॉजिट, इसके अंदर आएगा लेस स्टेबल डिपॉजिट, यही अगर 90% हम किसी कंसिडर करेंगे, 90% एएसएफ हुआ। ये सब पता है यार, ये ना पता होना चाहिए। ये मैं इसलिए पागलों की तरह जो लिख रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें समझ आ जाए। 90% में तेरा होलसेल फंडिंग वाला होगा जो अपन ने पहले पढ़ा था ना ऊपर, जो कॉर्पोरेट से इंस्टीट्यूशन सोवरेंस वगैरह होता है जिनकी मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ईयर। 50% एएसएफ किसे लेंगे, शॉर्ट टर्म फंडिंग है ना, जो जिसमें मैट इज लेस देन 1 ईयर। ये वो है तेरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है ना विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, तो उसे इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं वैसे। नहीं, बट मार्केटेबल तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वाया हो सकता है ना। तो फिर 50, ये लेस देन है ओनली फॉर है ये नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स। मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि भाई यार मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो जल्दी लिक्विडेट हो जाती है, तो चाहिए हो तो अवेलेबल में कर सकते हैं ना। 0% जिसको हम कुछ मानते ही नहीं है, इसे मानते हैं हम बर्बाद, वो होती है शॉर्ट टर्म ओवरनाइट लेंडिंग। ये तो भाई रात का गेम है, रात का खेल है, खत्म हो जाएगा। It's like on a lighter note, it's like a one night stand that doesn't hold any value next morning. It's similar to something like that. अब आते हैं, हम बढ़ते हैं, what is required stable funding? स्टेबल, अब ये है कि भैया हमें एक है अवेलेबल है, अब ये है कि हमें चाहिए कितनी है, वो तो यहीं पता चलेगा ना। इसमें भी कुछ होता है यार, ये मैंने नोट करके तुम्हारे लिए रखा हुआ है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। रुको, मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ मेरे पे, ये मैं क्योंकि अपने लिए नोट्स बना रहा था कि मैंने भी ये पढ़ा था कभी, तो मैं वहीं से तुम्हारे लिए चेप देता हूँ, ठीक है। वैसे टाइप नहीं कर रहा हूँ, टूट जाएंगे मेरे, वीडियो भी फालतू की लंबी हो जाएगी, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, इससे बेटर है तुम्हें समझा दूँ। तो रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग मतलब हम 0% कैश सेंट्रल बैंक्स वगैरह भाई, ये तो है ही हम पे पता है। फिर आता है ये लेवल 1 एचक्यूएल है, ये 5 to 15% हम लेते हैं। 50% आरएसएफ इज कंसिडर की लोन्स टू फाइनेंशियल कॉर्पोरेट जैसे सोवरेन वगैरह जिनकी मेच्योरिटी लेस देन 1 होती है ना। मतलब कि हमें चाहिए कितनी यार, देख कैश वगैरह को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई क्वालिटी है। हम वो लेंगे जितनी गंदी लाइबिलिटी है उतना हमें फंडिंग रिक्वायर्ड है। तो जैसे लेवल 1 एचक्यूएल है तो 5 से 15% इसका जो भी टोटल वैल्यू होगा उतना हमें फंडिंग चाहिए होगा। 50% ऑफ आर एस है मतलब जो नॉन फाइनेंशियल, तो उसका अगर 1 लाख की वैल्यू है तो 50,000 हमें चाहिए। अगर रेजिडेंशियल मॉर्गेज में अगर 1 लाख की वैल्यू है तो 65,000 हमें पे लिक्विड एसेट होना चाहिए, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग होनी चाहिए।
तो वैसे ही है, समझ रहे हो, ये उल्टा गेम है, जितनी गंदी लाइबिलिटी उतना हमें पैसा रिक्वायर्ड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, उतना हमें रिक्वायर्ड है। बेसिकली जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिक्वायर्ड ऑफ स्टेबल फंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी और वट एवर यू वांट से, लिक्विड और एसेट वट एवर। देखो तुम बहुत अच्छी चीज समझाई है मैंने अभी। देखिए इससे इससे ना तुम्हें एक बिल्कुल माइनर एग्जांपल देगा, टीजर देता हूँ कि 2018 2008 में हुआ क्या था। 2008 के जो क्राइसिस हुए थे ना, उसमें बैंक्स ने क्या करा था, शॉर्ट टर्म ओवरनाइट ना, ओवरनाइट या फिर लोग 3 मंथ्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से लेंडिंग ले ली थी, ओवरनाइट लेंडिंग ले ली थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टू फंड लॉन्ग टर्म मॉर्गेज। पंगा क्या हुआ था इनका, इन शॉर्ट टर्म पैसा उठा के इन्होंने लॉन्ग टर्म मॉर्गेज को फंड करने के लिए इन्होंने लिया, और वहां पे मॉर्गेज क्राइसिस आ गए थे क्योंकि लोग रिपे नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर्टी बेचने लगे बैंक, प्रॉपर्टी बेचने लगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई तो मॉर्गेज के प्राइस गिर गए और इन सालों को नुकसान हो गया। तो ये एक मोटा मोटा था कि हुआ क्या था। अब इस पे अच्छे से तोड़ के वीडियो बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। नहीं तो वैसे बहुत सारी बनी हुई है, पर मैं भी बना दूंगा यार, पढ़ लेना उससे भी। तो इससे हुआ क्या था कि उन्होंने भाई शॉर्ट टर्म लेके लॉन्ग टर्म को फंड करा, क्या भाई मेच्योरिटी मिसमैच हो गया ना। अब जब इसकी शॉर्ट टर्म की मेच्योरिटी आई तो पैसा था नहीं देने को, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म में फंड कर दिया, तो वो इसे कहते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच, इसे पढ़ेंगे हम। तो देखो अभी तुमने बहुत अच्छी चीजें समझ ली है। अब जैसे बैंक है, अब अगर हम दोनों रेशियो को साथ में देखें, लिक्विडिटी कवरेज और एनएसएफआर को, ठीक है ना, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, साथ में हम इससे हम आउटपुट कैसे निकालते, सपोज एक किसी कंपनी का एलसीआर इज गुड, मतलब हाई है, और एनएसएफआर भी हाई है। इसका मतलब क्या है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सेफ्टी है जो एलसीआर से हो रही है, प्लस जो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस जो एनएसएफआर कम बता रहा है, और ये दोनों हाई है मतलब अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है, बैंक हैज अ सॉलिड पोजीशन या एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सॉलिड पोजीशन। तो भैया कल को अगर कोई कर्म कांड भी होता है कंपनी में, तो दे हैव इनफ एसेट्स और इनफ मनी टू सॉर्ट द इशू। बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज करता है इस रेशियो, मतलब एनएसएफआर अगर वीक है तो उसे मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, वो अपना एएसएफ है ना, अवेलेबल अवेलेबल तेरा कहते हैं स्टेबल फंडिंग, उसे बूस्ट करेगा। कैसे बूस्ट करेगा कि स्टेबल डिपॉजिट बढ़ा देगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करेगा, रिटेन अर्निंग करेगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करने में क्या होता है कि भाई मतलब यू गेट इनफ टाइम टू डील विद इशू, ठीक है ना। फिर आता रिड्यूस, क्या करेगा वो, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। कैसे रिड्यूस करेगा कि शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टू लिक्विड एसेट्स है ना, कैश ओवर एंड बॉन्ड्स, ठीक है ना। बेसिकली ये डिनोमिनेटर वही होगा ना, बेसिक मैथ्स का, न्यूमरेटर इंक्रीज करो डिनोमिनेटर डिक्रीज करो। इलिक्विड लोन्स को रिड्यूस कर देगा। इलिक्विड लोन्स को हम रिड्यूस कैसे करते हैं, या फिर हम पूरा बेच देते हैं एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को, या फिर हम किसी एसपीवी को इसे बेच के वो एसपीवी इसे कन्वर्ट करेगी सिक्योरिटाइज एसेट में। तो हम जब बेचेंगे तो हम पे पैसा आ जाएगा, और एसपीवी फिर उसे एज अ मार्केट में जैसे वो नहीं होता, लोन की तरह ही उसे वो कर देगी, बॉन्ड की तरह। और बॉन्ड का और उन्हें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, जो भी इन एसेट्स पे जो हमने बेच के एसपीवी को बेची है, और उन एसेट्स पे जो भी रिपेमेंट आएगा वो एज अ कूपन पेमेंट जाएगी। तो ये थोड़ा मतलब हो सकता है हार्ड कॉन्सेप्ट आपके लिए समझने के लिए, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें होता क्या है, बेसिक बेसिक, सपोज मेरे पे 1 लाख का लोन पड़ा है, इलिक्विड लोन है। मैं क्या करूंगा, एक एसपीवी बनाऊंगा विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। इस एसपीवी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल। बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे जो एनरॉन का भी केस हुआ था, उसमें एसपीवी में ही फंसा था, वहां पे अकाउंटिंग हिल गई थी उसकी। तो यहाँ क्या करा था उसमें, हम क्या करेंगे, 1 लाख को मैं एसपीवी को बेचूंगा, एसपीवी को कहूंगा मुझे 80,000 रुपए दे दे, ये लोन तू ले ले, वो मुझे 80,000 देगा, मेरे पे लिक्विड फंड आ जाएंगे। अब एसपीवी इसे पूरा कोलेटरलाइज इसे कन्वर्ट करेगा इन बॉन्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है ना। सिक्योरिटाइज करेगा, सिक्योरिटाइज कैसे करेगा कि जितनी है इन्हें एज अ सिक्योर्ड रखेगा, सिक्योर्ड बॉन्ड की तरह इसे एज अ सिक्योर मॉर्टगेज रखेगा, और आगे बॉन्ड इशू करके पैसे रेस करेगा। तो जो एसपीवी पैसे रेस करेगा, उसके बदले जो उसे कूपन पेमेंट करना है, वो कूपन पेमेंट कहाँ से होगा, जो इन लोन्स पे जो रिपेमेंट आ रहा होगा ना, क्योंकि लोन तो दिया है, पैसे तो वापस करेंगे ना वो। अभी लिक्विड आगे क्या पता लिक्विड हो जाए, ठीक है ना। या कुछ कुछ पैसा है तो कूपन पेमेंट उससे होती रहेगी। यूजुअली कंपनियां जो अपनी लाइबिलिटी है ना, जो घपला ऐसी मैनेज करता है। अब कई बार क्या होता है यार, ये रेशियो मेंटेन करने के चक्कर में ना बैंक ऊपर नीचे तो हिला देगा, बट उसमें ना उसको जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, वो कम हो जाता है। कि मतलब तुमने एसेट बढ़ा दी, एसेट ज्यादा रख दी, तो मतलब उस पैसे को तुमने एसेट मतलब बेसिकली अवेलेबल फंड्स तुम पे इतने सारे कैश पड़े। अब उस कैश को मैं लोन पे लेके उस पर इंटरेस्ट कमा के अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ा सकता था, बट एनएसएफआर रेशियो मेंटेन करने के चक्कर में मैंने नहीं करा, तो वो क्या है, वो पैसा पड़ा ही हुआ है।
इट्स एन अनयूज मनी, राइट? मनी सिटिंग एम्प्टी, तो उसको रिटर्न तो नहीं आ रहा ना। अब हम, ये तुम्हें आ गया मेन, मैंने तुम्हें एनएसएफ और ये समझा दिया, मतलब बहुत बेसिक समझाया है। आई डोंट थिंक इस पे तुम्हें कोई इशू आना चाहिए। अगर आता है कमेंट कर देना, मैं फिर से पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना? न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, जब न्यूमेरिकल वीडियो इसकी बनाऊंगा, जो पूरी एक्सेल शीट में ढूंढ रहा हूँ, मतलब ढूंढ नहीं रहा हूँ, बेसिकली बना रहा हूँ, तो उस समय समझा दूंगा अच्छे से और अच्छे से। अभी भी अच्छे से समझाया, बेकार नहीं समझाया। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। कैश फ्लो मिसमैच क्या होता है? कैश फ्लो मिसमैच ये होता है, इसे थोड़ा सा इसके नीचे काम करेंगे तो, सपोज क्या कहते हैं, हमने लोन दिया है, ठीक है ना, 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए लोन दिया है, ठीक है। हम पे डिपॉजिट पड़ा है जो 2 साल, 2 इयर्स में, लेट्स से हम पे डिपॉजिट मतलब एफडी पड़ी है, एफडी भी एक डिपॉजिट ही हुआ ना, फिक्स डिपॉजिट। एफडी पड़ी है, 2 साल में मैच्योर है। अब हमने लोन सेम अमाउंट का 3 साल में दिया है, बट हम पे एफडी पड़ी है, एफडी में चल रही है 2 साल में, 2 साल में हमें पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये मिसमैच हो गया ना। हमने उम्मीद करी थी कि अगर ये भी 3 साल होता तो हमारा कैश फ्लो भी आ जाता और हम जो पैसा वापस आता वापस दे देते, बट यहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ जो 1 ईयर है उसने मिसमैच कर दिया। समझ रहे हो? तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज कैश फ्लो मिसमैच, ठीक है। एक मेन टॉपिक तो मैंने तुम समझा दिया है, इसके इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली यही है कि अगर तुम लगा लो कि किसी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट लोन रिपेमेंट है, कोई ड्यू इनफ्लो, मतलब हमारे पास है लोन रिपेमेंट ड्यू रखी है 6 महीने में, आउटफ्लो कस्टमर का डिपॉजिट जा रहा है कल ही, तो मिसमैच हो गया ना, ड्यू टू अर्लियर इन, मतलब क्या कहते हैं, अर्लियर तेरा पैसा जा रहा है बैंक से बाहर और इनफ्लो तो आ नहीं रहा है। अब इसमें एक और होता है, एक और टर्म है, मैं मेन तुम्हें टर्म बता रहा हूँ लिक्विडिटी, क्योंकि अब ये बेसिक्स है ना। अब दूसरा टर्म है सर्वाइवल होराइजन। Survivor horizon basically tells कि time a bank can continue to meet its obligation using the liquid asset without raising any funding under stress. तो सर्वाइवल होराइजन ये बताता है कि कितने दिन बैंक अपने ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड रिपे कर पाता है अपनी सारी लाइबिलिटीज को विद ऑल द लिक्विड एसेट। तो अगर बैंक हैज सफिशिएंट इनफ मनी, इनफ कैश एंड लिक्विड एसेट टू फुलफिल इट्स लाइबिलिटी फॉर नेक्स्ट 20 डेज, तो सर्वाइवल होराइजन क्या होगा? 20 डेज। यही है। अब जो कई बार ये कैश फ्लो मिसमैच है ना, इसे हम ना चेक करते हैं, मतलब थोड़ा उस टाइप में भी, क्यूमुलेटिव सेंस, क्योंकि हमें देखना पड़ता है ना कि भाई फंडिंग वंडिंग भी तो रेस करनी पड़ती है। तो वो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका। इसमें मेन चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, जो है एक क्या बताया हमने कि भाई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एचक्यूएलए के अंदर कितने टाइप ऑफ एसेट कैसे सेग्रीगेट हो रखी हैं, ठीक है। फिर उसका जो आपका क्या कहते हैं टोटल नेट कैश आउटफ्लो कैसे निकाला जाता है वो बताया है। एनएसएफआर क्या होता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। जो हमारा एलसीआर होता है वो 30 डेज का होता है, एनएसएफआर 1 मंथ मतलब लॉन्ग टर्म होराइजन का स्टेबिलिटी बताता है। अब इसके अंदर भी मैंने बताया अवेलेबल स्टेबल फंडिंग किस हिसाब से हम लेते हैं, मतलब कैसा उनका वो होता है ब्रैकेट होता है, और सेम ऐसे रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग का क्या ब्रैकेट होता है। फिर मैंने तुम्हें समझाया कैश फ्लो मिसमैच क्या है, सर्वाइवल होराइजन क्या है। तो आई बिलीव ये फर्स्ट पार्ट के लिए इतना काफ़ी है, बाकी दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा ही, तो बी अवेलेबल, ठीक है ना। तो उसमें दूसरा वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में, कल मैं बनाऊंगा दूसरी वीडियो, वो कल डालूंगा, ये वाली हाथ डालूंगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। तुम लोग इसे देखोगे, जितना तुम सपोर्ट करोगे मैं उतनी वीडियो बना पाऊंगा, और मुझे लगता है आई एम गुड एंड केपेबल इन प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू डोंट गेट इन फ्री, ठीक है ना। मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करा था ना फाइनेंस में, मैं आई एम फ्रॉम अ बीटेक बैकग्राउंड, ठीक है ना। और जब मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, सबसे बड़ी चीज़ थी कि भाई ऑनलाइन नहीं मटेरियल मिलता है। और बेशक मटेरियल हो यार, बट द थिंग इज तुम्हें नहीं समझ आएगा, वो एक ना वो समझाने का तरीका होता है वो नहीं बैठता अपने सिंक पे, और तुम उसे फोर्स करके नहीं समझ सकते हो।
तो मेरा एजेंडा बिहाइंड दिस चैनल है कि मैं जितना तुम्हें वीडियो बना के इनिशियली बता सकूं बेसिक, ऑफ कोर्स बाद में जितना चैनल ग्रो होगा नए नए प्रोडक्ट्स निकालूंगा मैं, नॉट एग्जैक्टली कोर्सेज बट ऑफ कोर्स सर्टेन काइंड ऑफ लेट्स से लर्निंग प्रोडक्ट्स या तुम्हारे बुक्स वगैरह निकालूंगा विच विल कम इन हैंडी जस्ट फॉर योर लर्निंग, ठीक है ना। तो एज ऑफ नाउ बी हैप्पी, ठीक है, डू स्टडी दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।